बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 142 मुलाहिज़ा फरमाएं। आज पूनम की रात है। रूपमती ने बाहर देखते हुए कहा, हमारे धर्म में पूनम की रात को एक खास अहमियत हासिल है। मेरा ख्याल था कि हम जोधपुर के होटल अजीत भून के रंगारंग प्रोग्राम में शरीक हो सकेंगे। हम वक्त पर जोधपुर तो पहुंच जाएंगे, मगर ये बिगड़ी हुई सूरत लेकर किसी तकरीब में शरीक मैं नहीं होना चाहती। बात करते उसका एक हाथ बेइख्तियार पेशानी के घूमड़ पर पहुंच गया। मैं दिल में मुस्कुराए बगैर ना रह सका। इस हालत में भी वो रंगीन महफिलों के बारे में सोच रही थी। रेस सख्त थी, जिस पर गाड़ी चलाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। यहाँ कोई बाकायदा सड़क तो नहीं थी। एक गैर हमवार सा रास्ता था जिसके हेडलैम्प्स की रोशनी में वाज़ेह तौर पर निशानदेही हो रही थी। रूपमती लैंड क्रूजर की रफ्तार बढ़ाती चली गई। मैं खामोश बैठा खिड़की से बाहर देखता रहा। पूरे चांद की रोशनी में तहद्दे निगाह फैला हुआ सहरा अजीब पुरस्रार मंजर पेश कर रहा था। हकीकत तो ये थी कि बड़ा सहर था चांदनी रात के इस मंजर में। रूपमती भी अब खामोश थी। उसकी तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग पर थी। हाथ मजबूती से स्टीयरिंग पर जमे हुए थे और नजरें सामने रास्ते पर मरकूज थी। तकरीबन 1.5 घंटे तक लैंड क्रूजर तेज रफ्तारी से रेगजार में दौड़ती रही और बिलाखिर बहुत दूर चंद रोशनियां झिलमिलाती हुई नजर आने लगी। वो मोहनलाल का ढाबा है। रूपमती ने उन रोशनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ 2-4 घरों की सिवा कोई आबादी नहीं, और वो घर भी मोहनलाल के भाई और नायत करीबी अजीजों के हैं जो इस ढाबे पर मिलजुल कर काम करते हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, दरअसल पोखरान से बलोतरा जाने वाली सड़क उस तरफ से गुजरती है और जोधपुर से आने वाली सड़क भी इसी जगह पर मिलती है। इस तरह वहाँ एक जंक्शन सा बन गया है। जोधपुर वहाँ से करीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है। बीच में कोई आबादी भी नहीं। अगर जोधपुर ज्यादा दूर ना होता तो मुमकिन है इस जंक्शन पर भी कोई बड़ी बस्ती आबाद हो चुकी होती। इस सूरत हाल से फायदा मोहनलाल ने उठाया और कई साल पहले वहाँ ढाबा खोल लिया। दिन में कई बसें उस तरफ से गुजरती हैं, रात को ट्रकों की आमदोरफ्त भी रहती है, जिनकी वजह से इस ढाबे पर रौनक रहती है और इस तरह मोहनलाल को भी माकूल आमदनी हो जाती है। मीलों दूर तक आबादी नहीं तो वहाँ पानी वगैरह की बड़ी परेशानी होगी। मैंने कहा, वहाँ दरअसल एक छोटी सी झील है। रूपमती ने कहा, झील का एक कुदरती चश्मा है जिसका पानी एक बड़े तालाब में जमा होता रहता है। पानी की वजह से वहाँ खजूर और नारियल के कुछ दरख्त भी हैं। मोहनलाल ने बड़ी मेहनत से नीम के चंद दरख्त भी लगा दिए हैं। वो एक छोटा सा खूबसूरत नखलिस्तान है। वैसा हमने देख रहा था, रोशनियां करीब आती जा रही थी और फिर हम उस नखलिस्तान में पहुंच गए। वाकई सिर्फ चंद मकान वहां थे। एक दुकान थी जहां जरूरत की हर चीज दस्तयाब थी। रेस्टोरेंट था, उसे चारपाई होटल कहना ज्यादा मुनासिब होगा, और दूर तक चारपाइयां बिछी हुई थी। जरा आगे 2 माल बरदार ट्रक खड़े थे जिनके ड्राइवर और क्लीनर 2 चारपाइयों पर बैठे हुए थे। दूर दूर तक जमीन पर गड़े हुए बांसों के साथ रंग बिरंगी ट्यूब लाइटें लगी हुई थी। बिजली के लिए मोहनलाल ने अपना जनरेटर लगा रखा था। रूपमती गाड़ी का इंजन बंद करके नीचे उतर आई। मैंने भी उसकी तकलीद की और हम दोनों ही करीब पड़ी हुई चारपाइयों की तरफ बढ़ गए। रूपमती तो एक चारपाई पर लेट गई और मैं उसके सामने दूसरी चारपाई पर बैठ गया। जंगल में पेश आने वाले वाक़े ने रूपमती को अपसेट कर दिया था और वो निढाल सी लग रही थी। 2 मिनट बाद ही मटके जैसी तोंद वाला एक 1.5 उम्र आदमी हमारे करीब आ गया। उसने धोती पहन रखी थी। जिस्म के बालाई हिस्से पर बगैर आस्तीन के सदरी जैसी कोई चीज पहन रखी थी जिसके बटन खुले हुए थे और उसका बालों भरा सीना नजर आ रहा था। गंजे से सर पर बारिश भर लंबी चुटिया थी। माथे पर उसके कट्टर हिंदू होने की निशानदेही कुछ क्या कर रहा था। वो इस ढाबे का मालिक मोहनलाल था। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और ललचाई हुई नजरों से रूपमती की बरहना टांगों की तरफ देखने लगा। मोहनलाल जी, हमें चाय पिला दो, मगर जरा जल्दी। रूपमती ने अपनी जगह से हरकत किए बगैर कहा। मगर जल्दी का मतलब ये नहीं कि तुम जोशांदा बनाकर ले आओ, बहुत मजेदार होनी चाहिए चाय। जी देवी जी। मोहनलाल ने एक बार फिर हाथ फैला दिए और मेंढक की तरह फुदकता हुआ चला गया। तवील ड्राइविंग ने भी रूपमती को थका दिया था। बान की खुरदरी चारपाई पर चारों खाने चित लेटी हुई थी और गहरे गहरे सांस ले रही थी। वह उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। सेलुलस और कुशादा गले वाली टी-शर्ट में उसके सीने का जीरो बम बड़ा तोबा शिकन मंजर पेश कर रहा था। दूसरी चारपाइयों पर बैठे हुए ड्राइवर और क्लीनर दिलचस्प नजरों से इसी तरफ देख रहे थे और फिर एक तिरंगा आदमी उठकर टहलता हुआ इस तरफ आ गया। लंबा कद, डेल डोल, स्याही मायल रंगत और बड़ी बड़ी मूंछों ने उसके चेहरे को बड़ा खौफनाक बना दिया था। उसकी आंखों में सुर्खी थी। वो हवस भरी नजरों से रूपमती की तरफ देखता हुआ आगे निकल गया। मुझे उसकी नीयत में कुछ फतूर नजर आ गया था, लेकिन मैं किसी भी नाखुशगवार सूरत से निमटने के लिए तैयार था। वो शख्स चंद गद आगे जाकर मुड़ा और एक बार फिर हवस भरी नजरों से रूपमती को देखता हुआ अपने साथियों के पास जाकर बैठ गया और सरगोशियों में उनसे बातें करने लगा। ढाबे में अगरचे 2-3 मुलाजिम भी मौजूद थे। मोहनलाल रूपमती से खुद ऑर्डर लेने आया था और खुद ही चाय लेकर भी आया था। रूपमती उठकर बैठ गई। चाय वाकई खुश जायका थी। हम चाय पीने के फौरन बाद ही उठ गए।
रूपमती ने मोहनलाल को बुलाकर 100 के 2 नोट उसके हाथ में थमा दिए। मोहनलाल की बांछें खिल गई। वो लंबा तिरंगा आदमी एक बार फिर उठकर हमारे पास मंडलाने लगा। हम उस पर तवज्जो दिए बगैर गाड़ी में बैठ गए। रूपमती ने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ाई तो वो शख्स जानबूझकर रास्ते में आ गया। इसी दौरान में 2 आदमी और चारपाई से उठ चुके थे। रूपमती की आंखों में तशवीश उभर आई। इसने सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगा लिया था। उसने गंदगी से मेरी तरफ देखा, फिर स्टीयरिंग पर हाथ जमाते हुए हॉर्न बजाया और उसके साथ ही एक्सीलरेटर पर एकदम दबाव डाल दिया। लैंड क्रूजर मेंढक की तरह उछलकर आगे बढ़ी। वो शख्स बड़ी तेजी से उछलकर एक तरफ गिरा। रूपमती गाड़ी को उसी रफ्तार से आगे लेती चली गई। साला हरामी, वो दांत कुचकुचाते हुए बोली। औरतों को देखकर इनकी राल टपकने लगती है, मुफ्त का माल समझते हैं। कैकू की आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी उठकर कपड़े झाड़ रहा था और उसके साथ ही कैके लगा रहे थे। मैं सीधा होकर बैठ गया। कुछ आगे जाकर लैंड क्रूजर जोधपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गई और रूपमती रफ्तार बढ़ाती चली गई। तकरीबन 1 घंटे बाद हम जोधपुर पहुंच गए। रेगिस्तान में शहर दूर तक फैला हुआ था। इस वक्त रंग बिरंगी रोशनियों से भी जगमगा रहा था। इस वक्त अगरचे रात के 11 बजने वाले थे, मगर शहर के कई इलाकों में दिन का सा समा था और बड़ी रौनक थी। लैंड क्रूजर शहर की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई सर्किट होटल के गेट में दाखिल होकर पार्किंग लॉट पर रुक गई। बावर्दी मुलाजिम फौरन ही हमारे करीब पहुंच गया। सर्किट हाउस में कमरा हासिल करने में रूपमती को कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी, लेकिन मेरे लिए ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि उसने मेरे लिए सर्वेंट रूम का इंतजाम कराया था। इमारत के पिछली तरफ छोटे छोटे कमरों की एक कितार सी बनी हुई थी। सर्किट हाउस में क्याम करने वाले दौलतमंदों के मुलाजमीन को उन्हीं कमरों में ठहराया जाता था। मुझे भी उन्हीं में से एक कमरा दे दिया गया और खाना भी वहीं भिजवा दिया गया। मुझे रूपमती के इस रवैये पर बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर इस ख्याल को मैंने जहन से झटक दिया। और इसमें अफसुर्दा होने की क्या बात थी। मैं उसका दर खरीद गुलाम ही तो था। वो मेरे साथ कोई भी सलूक कर सकती थी। जंगल में उस हादसे के बाद और सफर के दौरान में उसने मुझसे जो भी बातें की थी वो महज मेरा दिल रखने के लिए की थी। लेकिन बहरहाल ये उसकी मेहरबानी थी कि उसने अब भी मुझ पर एतमाद किया था और मुझे रस्सियों से बांध कर डालने की बजाय खुला छोड़ दिया था। मैं रात को देर तक रूपमती के इस तर्ज अमल के बारे में सोचता रहा, फिर नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह 6 बजे मुझे सर्किट हाउस के एक मुलाजिम ने जगा दिया। आधे घंटे में तैयार होकर नाश्ता कर लो, तुम्हारी मालका ठीक 6:30 बजे पार्किंग में पहुंच जाएगी। मैंने क्या तैयारी करनी थी। कमरों की उस कितार के आखिर में गुसल खाना था। मैंने ठंडे पानी से गुसल किया तो सारी कसलमंदी दूर हो गई और जब मैं कमरे में वापस पहुंचा तो छोटी सी सालखुर्दा मेज पर ट्रे पर नाश्ता रखा हुआ था। नाश्ता करके मैं पार्किंग में आ गया। रूपमती गाड़ी के करीब खड़ी थी। मुझे उसके रवैये ने बहुत बदल दिया था। कई मरतबा भाग जाने का ख्याल आया था, लेकिन कहाँ जाता, यही सोचकर हर मरतबा भागने का इरादा बदल दिया। मुझे देखते ही रूपमती ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। मैं खामोशी से पैसेंजर सीट पर बैठ गया। गाड़ी सर्किट हाउस से निकलकर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने लगी। एक पेट्रोल पंप से फ्यूल टैंक भरवा लिया गया और उसके थोड़ी देर बाद गाड़ी शहर की हदूद से निकलकर जयपुर की तरफ जाने वाली हाईवे पर दौड़ने लगी। तुम्हें शायद मेरे रात वाले रवैये पर दुख पहुंचा है, रूपमती मेरी तरफ देखते हुए बोली। मुझे इसका अफसोस है, मगर उसकी एक खास वजह है जो मैं बाद में बताऊंगी। मैं आपका गुलाम हूँ मालकिन, मुझे आपके रवैये पर कोई दुख नहीं। व्हाट नॉनसेंस, रूपमती ने मुझे डांट दिया। अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हें उतार दूंगी। मुझे तो आज़ादी मिल जाएगी, अलबत्ता नुकसान आपका ही होगा। मैंने कहा, ठीक कहते हो। उसने गहरा सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मगर तुम इस तरह खामोश रहोगे तो मुझे दुख होगा। उसकी बातों से मुझे एक बार फिर हौसला मिला और मेरी कैफियत बहाल होने लगी। और कुछ ही देर बाद मैं उसके गुज़िश्ता रात वाले रवैये को भूल चुका था। तुम पहली मरतबा हिंदुस्तान आए हो। ये बड़ा पुरस्रार मुल्क है और ये खित्ता राजस्थान हिंदुस्तान से भी ज्यादा पुरस्रार है। हिंदुस्तान की सियासत में ये खित्ता सदियों से नहायत अहम किरदार अदा करता रहा है। वो मुझे इस खित्ते के बारे में बताने लगी। ये शहर जोधपुर, जहाँ से हम अभी निकल कर आए हैं, इसकी अपनी एक तारीख है। सदियों पहले कनूज के राठौर हिजरत करके दुनिया के इस गर्म तरीन खित्ते में आबाद हुए थे। उनकी वजह से ये इलाका मावड़ा कहलाने लगा। वो लोग एक कबीले की सूरत में मिंदूर और उसके आसपास आबाद थे। 200 साल बाद सन 1459 में राव जूदा ने इस शहर की बुनियाद रखी, क्योंकि मिंदूर अब रहने के काबिल नहीं रहा था। 500 साल बाद राजा उम्मीद सिंह ने इस इलाके के लोगों को रोजगार फराहम करने के लिए 347 कमरों पर मुश्तमिल एक आलीशान महल तामीर करवा दिया। ये महल आजकल होटल है। वो चंद लम्हों खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, जोधपुर किला 400 फुट बुलंदी पर वाक़े है, जिसे उस जमाने में बहुत अहमियत हासिल थी। इसके अंदर पहुंचने के लिए 7 गेटों से गुजरना पड़ता है। उसमें आजकल एक म्यूजियम भी है जहां कदीम सामान हर्ब और नवादरात रखे हुए हैं। ये बड़ा खूबसूरत शहर है। अगर वक्त होता तो मैं तुम्हें पूरे शहर की सैर कराती, लेकिन फिर कभी सही। रूपमती मुझे जोधपुर के बारे में बताती रही। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल चाहने लगा कि मैं इन तारीखी इमारतों को देखूं, मगर वो शहर अब बहुत पीछे रह गया था। गाड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ती रही। सूरज तुलू हो चुका था। सड़क के दोनों तरफ तहद्दे निगाह रेगिस्तान फैला हुआ था।
जिसमें कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियां नजर आ रही थी। तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला तय करके हम अजमेर जैसे खूबसूरत शहर में पहुंच गए। रूपमती ने गाड़ी एक शानदार एयर कंडीशन रेस्टोरेंट के सामने रोक दी थी। रेस्टोरेंट की पुरसुकून और खून फजा में खाना खाते हुए वो मुझे अजमेर की तारीखी अहमियत के बारे में बताती रही। उसकी बातें सुनकर लगता था जैसे उसे राजस्थान के तमाम शहरों के बारे में मालूमात हासिल हों। खाना खाने और 1 घंटा आराम करने के बाद हम जयपुर की तरफ रवाना हो गए, जो अजमेर से 135 किलोमीटर के फासले पर था। रूपमती रास्ते में आने वाले हर कस्बे, गांव, बस्ती और उन छोटी बड़ी झीलों के बारे में बताती रही जिनकी बदौलत जिंदगी इस रेगिस्तान में सांस ले रही थी। शाम 6 बजे के करीब हमारी गाड़ी जयपुर की हुदूद में दाखिल हो गई। मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि इस शहर की हर छोटी बड़ी इमारत का रंग गुलाबी था। जयपुर को गुलाबी शहर भी कहते हैं, रूपमती मेरे पूछने पर बता रही थी। जयपुर से पहले अंबर राजस्थान का दारुल हुकूमत हुआ करता था, लेकिन वहाँ जिंदगी की सहूलतें कम होने लगी तो सन 1727 में वहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर महाराजा सेवाई जय सिंह सानी ने उस शहर की बुनियाद रखी। इस शहर की इमारतें भी दूसरे शहरों की तरह मुख्तलिफ रंगों में रंगी हुई थी, लेकिन सन 1883 में बरतानिया के प्रिंस एल्बर्ट ने जयपुर का दौरा किया तो उसे खुशामदीद कहने के लिए इस शहर की तमाम इमारतों पर गुलाबी रंग करवा दिया गया, जिसे खुशी और शादमानी की इलामत समझा जाता है। शहर की कदीम और शानदार इमारतों को देखकर मुझे हैरत हो रही थी। रूपमती मुख्तसरन रास्ते में आने वाली उन इमारतों के बारे में बताती जा रही थी और बिलाखिर गाड़ी शहर के मशरकी इलाके में वाक़ एक छोटी सी पहाड़ी के दामन में एक नायत आलीशान महल नुमा इमारत में दाखिल होगी। ये रूपमती की हवेली थी, जो किसी शाही महल से कम नहीं थी। बहुत वसी और अरीज लान था, जिसके वस्त में बहुत बड़े हौज में फुआरा लगा हुआ था। शानदार पोच में गाड़ी रुकी तो 2 हट्टे कट्टे मुलाजमीन अचानक ही किसी तरफ से निकलकर सामने आ गए। वो दोनों मखसूस राजस्थानी लिबास में थे। उन्होंने हाथ जोड़कर रूपमती को प्रणाम किया और मेरी तरफ देखने लगे। रूपमती ने उन्हें कुछ हदायत दी और मुझे साथ लेकर बरामदे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। ये वसी और अरीज हाल देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। मुझे लगता था जैसे मैं किसी शाही महल में आ गया हूँ। हर कमरा बहुत कुशादा, कीमती और शानदार साजो सामान से आरास्ता था। फौज में मिलने वाले 2 आदमियों के अलावा जवान और हसीन औरतें भी मिली थी, वो भी रूपमती की खादमाएं थी। रूपमती मुझे खूबसूरत ख्वाबगाह में छोड़कर चली गई तो कुछ देर कमरे के वस्त में खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर आरामदेह बिस्तर पर गिर गया। इस तवील सफर ने मुझे भी बुरी तरह थका दिया था। बिस्तर पर गिरते ही मेरी आंखें बंद होने लगी। रूपमती से मेरी अगली मुलाकात खाने की मेज पर हुई। मुझे 9 बजे के करीब एक मुलाजमा ने जगाया था। मैं ठंडे पानी से गुस्ल करके ताज़ा दम होकर खादमा के साथ खाने के कमरे में पहुंचा तो रूपमती मेरी मुंतजिर थी। उसे देखकर मेरी नजरें खुद ब खुद झुक गईं। बहुत ही शर्मनाक लिबास पहन रखा था उसने। खाने से फारिग होते ही एक खादिम ने ठाकुर बनूर सिंह की आमद की इतला दी। बनूर सिंह का नाम सुनकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई, जबकि रूपमती की खूबसूरत पेशानी पर बल पड़ गए। उसने मेहमान को ड्राइंग रूम में बिठाने को कहा और कुछ देर बाद जब वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो मैं भी उसके साथ था। सोफे पर बैठे हुए बनूर सिंह उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर परेशानी हुईदा थी। क्या बात है ठाकुर जी, आपकी सूरत पर 12 क्यों बज रहे हैं? रूपमती ने उसके प्रणाम के जवाब में हाथ जोड़ते हुए कहा। गजब हो गया रूपमती जी, ठाकुर बोला। वो उदासी फरार हो गई जो आपने मुझे तोहफे में दी थी। ओह कैसे? रूपमती चौंकी। कल दोपहर जोधपुर से आते हुए हम खाना खाने के लिए पशकर के एक होटल में थोड़ी देर के लिए रुके थे, ठाकुर बनूर सिंह कह रहा था। उदासी बाथरूम गई थी, बस गलती हो गई, मैं उसके साथ नहीं गया था। वो मौका पाकर पिछले दरवाजे से फरार हो गई और मैं ठाकुर की बात नहीं सुन रहा था। पशकर का नाम सुनकर मेरे दिमाग में जमाके से हो रहे थे। मेरी नजरों के सामने कामनी का चेहरा घूमने लगा, वही कामनी जिसने शाओलिन टेम्पल में मेरे साथ मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल की थी। जानकी से भी उसकी दोस्ती थी और जानकी ये भी जानती थी कि कामनी पशकर की रहने वाली थी और इत्तफाक से जानकी ठाकुर के साथ पशकर पहुंच गई थी, जहां मौका पाकर वो गायब हो गई थी। रूपमती और ठाकुर बनूर सिंह बातें कर रहे थे और मैं खामोश खड़ा दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। ठाकुर बनूर सिंह के आने से मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई थी। मुझे ये पता चल गया था कि जानकी कहाँ थी। पशकर कामनी का शहर था और मुझे यकीन था कि ठाकुर बनूर सिंह के बनूर से निकलकर जानकी सीधी कामनी ही के पास पहुंची होगी। मैं जानकी की ज़ानत और हिम्मत की दाद दिए बगैर ना रह सका। उसने मौके से फायदा उठाया था और एक बड़ी मुसीबत से निकल गई थी, लेकिन मेरे जहन में कुछ और भी वसवसे सर उभार रहे थे। ठाकुर के शिकंजे से निकलकर जानकी अपनी मंजिल पर पहुंच सकी थी या किसी और मुसीबत में गिरफ्तार हो गई थी। जानकी की पैदाइश थाईलैंड की थी। वो बचपन में शायद एक मरतबा हिंदुस्तान आई थी, मगर उसने बताया था कि वो बनारस की थी और इस शहर तक ही महदूद रही थी। और फिर ये बहुत पुरानी बात थी, कई साल बीत गए थे। बनारस की चंद रोज यादें भी उसके जहन से मिट गई थी। 25-30 बरसों में तो किसी शहर का नक्शा ही बदल जाता है। अब अगर उसे बनारस जाने का भी इत्तेफाक हो तो उन रास्तों की तलाश नहीं कर पाएगी जहां से वो बचपन में सिर्फ एक मरतबा गुजरी थी।
बनारस के हवाले से बचपन की उन यादों से कदे नजर हिंदुस्तान मेरी तरह जानकी के लिए भी अजनबी था। बचकर को उसने सिर्फ नाम ही सुना था, उस शहर के बारे में वो भी कुछ नहीं जानती थी। किसी अजनबी शहर में नामालूम मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं होता, और जानकी जैसी हसीन औरत अकेली हो तो उसके लिए खतरात और भी बढ़ जाते हैं। उसका हुलिया भी कुछ ऐसा ही था। फटा हुआ लिबास और बरहना पा पुलिस ऐसे लोगों की तरफ ज्यादा मुतवज्जो हो जाती है, और अगर पुलिस तवज्जो ना भी दे तो जानकी जैसी हसीन और बदहाल औरतें गुंडों और बदमाशों की नजरों में तो फौरन ही आ जाती हैं। वो तो ऐसी हसीन औरतों की ताक में रहते हैं जिन्हें आसानी से शिकार किया जा सके। ये मैं जानता था कि जानकी आसानी से किसी का शिकार होने वाली नहीं थी, मगर बदतरीन अंदेशों को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता था। मगर मेरे दिल में एक और ख्याल भी उठा, जानकी बगैर सोचे समझे फरार नहीं हुई होगी। बचकर शहर का नाम सुनते ही उसके जहन में कामनी का नाम भी उभरा होगा, और इसीलिए उसने अचानक ही फरार का मंसूबा बना लिया होगा और उसे मौका भी मिल गया। कामनी कोई गैर मारूफ शख्सियत नहीं थी, उसका ताल्लुक जयपुर के एक बहुत बड़े ब्राह्मण खानदान से था। बचकर में उसका मामा था जिसका नाम मैं भूल गया था, मगर मुमकिन है जानकी को याद हो। वैसे भी मेरे ख्याल में किसी बड़े शहर में भी कामनी जैसी औरत को तलाश कर लेना मुश्किल नहीं था। वो कोई गुमनाम हस्ती तो थी नहीं। उसने बचकर में मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा था, उसके नाम से सेंटर को तलाश कर लेना मुश्किल नहीं होगा। इस किस्म के ख्यालात से मुझे कुछ हौसला मिला और मैंने गोया अपने तौर पर यह समझ लिया कि जानकी कामनी के पास पहुंच गई होगी और अब हर किस्म के खतरा से महफूज होगी। दूसरी तरफ राजकुमारी रूपमती भी कोई गैर मारूफ हस्ती नहीं थी। उसने मुझे जो अपनी दास्तान सुनाई थी और ये महल नुमा हवेली देखकर भी मुझे अंदाजा हो गया था कि इसे भी जयपुर का बच्चा बच्चा जानता होगा। कामनी भी तो जयपुर ही की रहने वाली थी, वो भी रूपमती को जानती होगी। हो सकता है जानकी ने कामनी को मेरे बारे में बता दिया हो और ऐन मुमकिन है मुझे इस गुलामी से रिहाई दिलाने के लिए भी कोई कोशिश की जाए। एक बात मेरी समझ में नहीं आई ठाकुर जी, रूपमती की आवाज सुनकर मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए और मैं एक बार फिर उनकी बातों की तरफ मुतवज्जो हो गया। मुझे हैरत है वो औरत तुम जैसे गाग आदमी को कैसे चकमा दे गई। मेरी बुद्धि अकल घास चरने चली गई थी रूपमती जी, ठाकुर ने पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा। वो बोली थी कि उसे बाथरूम जाना है, यूं उंगली उठा देवी थी। उसने बाईं हाथ की छोटी उंगली उठा देवी। मैं वेटर्स को बोल दिया कि इसे बाथरूम का रास्ता दिखा दे। यही मेरे से गलती हो गई हो, मुझे खुद उसके साथ जाना चाहिए था। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहता, मगर ये बात उस वक्त मेरी खोपड़ी में नहीं आयो थी। वो चंद मुकु खामोश हुआ, फिर बोला, बाथरूम रेस्टोरेंट के पिछली तरफ था। वो कुतिया खामोशी से उस तरफ निकल गई हो। तो तुमने उसे तलाश नहीं किया? रूपमती ने पूछा। मैं तलाश नहीं किया, ठाकुर के लहजे में इस्तेजाब था। मैं तो कल सारा दिन उधर रहा, रात इधर रहा, आज दोपहर तक वहां रहा। वो कह रहा था 2 बंदे तो मेरे अपने थे जो उसे पहचानते भी थे। 4-6 बंदे मैंने राजा प्रेम सिंह से मांग लिए थे। हम सब उसको तलाश किए रहा, सारा छान मारा, गौशाला, आश्रम, मंदिर, हर जगह देख लिया, मगर उसका पता कहीं नहीं चला। पता नहीं वो कुतिया कहाँ गायब हो गए है। पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई होती, रूपमती ने कहा। पुलिस को क्या बताना, ठाकुर ने कहा। यही कि हम कनीज खरीद लायो था, वो भाग गयो है। नहीं रूपमती जी, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। तो फिर सब्र कर लो, रूपमती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सब्र तो कर लूंगा, पर इधर इसलिए आया हूँ कि अगर लौंडिया कभी इधर आ जावे तो मेरे पास भेज देना। वाह ठाकुर जी, रूपमती ने हल्का सा कहका लगाया। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि वो मेरे घर से गई है और दोबारा यहाँ आ जाएगी। ठाकुर बनूर सिंह अपनी हमाकत पर शर्मिंदा सा हो गया। वो दोबारा रूपमती की तरफ देखते हुए जीभ मिटाने के लिए बोला, ये आपके सर पर क्या हुआ रूपमती जी? चोट लग गई थी, रूपमती ने जवाब दिया। वहां से निकलते हुए गाड़ी के सामने अचानक ही एक जानवर आ गया था। एकदम ब्रेक लगाने से मेरा सर विंड स्क्रीन से टकरा गया, पर आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठाकुर बनूर सिंह के चेहरे पर ऐसे तासरात उभर आए थे जैसे वो वाकई ही परेशान हो गया हो, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके तासरात मामूल पर आ गए। बैगमती फरमाबरदार गुलाम की तरह एक तरफ खड़ा उनकी बातें सुनता रहा। 2 दिन पहले गुलामों की मंडी में मैंने ठाकुर की बातें सुनी थी और अब भी मैं उसकी बातें सुन रहा था। इन बातों से मैं अंदाजा लगा चुका था कि ठाकुर बनूर सिंह बहुत ही लीचड़ किस्म का आदमी है। हो सकता है उसका ताल्लुक किसी अच्छे खानदान से हो, उसके पास दौलत की भी कमी नहीं होगी, लेकिन जाती तौर पर वो बहुत ही लीचड़ किस्म का आदमी साबित हुआ था। रूपमती ने 1.5 लाख में खरीदी हुई कनीज उसे तोहफे में दे दी थी, जो उसे धोखा देकर भाग गई थी। मगर बहरहाल वो रूपमती का एहसान मंद था। ठाकुर बनूर सिंह अय्याश आदमी था, वो अय्याशी ही के लिए कनीजें खरीदा करता था, और मैं पूरे वसूख से कह सकता था कि रूपमती के लिए भी उसका दिल ललचाता होगा। अगर रूपमती उसे मामूली सा इशारा भी कर दे तो वो फौरन ही उसके पैर चाटने पर मजबूर हो जाए। ठाकुर बनूर सिंह तकरीबन आधा घंटा वहां बैठा रहा। इसी दौरान में रूपमती ने उसे चाय या पानी तक नहीं पूछा था, और जब वो रुखसत होने लगा तो रूपमती ने इतने इखलाक का मुजाहरा जरूर किया कि पोछ तक उसके साथ आ गई। मैं भी अलर्ट बॉडीगार्ड की तरह रूपमती के पीछे ही था। पोर्च में रूपमती की लैंड क्रूजर के पीछे नीले रंग की शानदार कार खड़ी थी। ठाकुर बनूर सिंह स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। इंजन स्टार्ट करके उसने रूपमती की तरफ देखकर हाथ हिलाया।
और कार को रिवर्स में लेता चला गया। बेवकूफ कहीं का, रूपमती बड़बड़ाई। एक लौंडिया इसे लात मार कर चली गई। इसके साथ हमेशा ही ऐसा होता है। ठाकुर ने कहा था कि जानकी बच करके एक होटल से गायब हो गई थी। हम भी तो उसी तरफ से आए हैं। हमारे रास्ते में तो इस नाम का कोई शहर या कस्बा नहीं आया था। मैंने ठाकुर के बारे में उसके तबसरे को नजरअंदाज करते हुए कहा, हम अजमेर की तरफ से आए थे। रूपमती ने अंदर आने के लिए वापस मुड़ते हुए कहा, पचकर अजमेर से चंद किलोमीटर के फासले पर है। जोधपुर से अजमेर की तरफ आते हुए चंद मील परे एक और छोटा सा कस्बा है, जहाँ से एक सड़क पचकर की तरफ निकल जाती है। पचकर से एक सड़क तो अजमेर को मिलाती है और दूसरी सड़क ऊपर होती हुई जयपुर आने वाली हाईवे से आन मिलती है। अब ये ड्राइवर करने वाले की मर्जी पर मुनसर है कि वो इन दोनों शहरों में से किसी एक को बाईपास करता हुआ निकल जाए। मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जानकी की तलाश में जाने का इरादा तो नहीं है क्या? बात खत्म करते हुए उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये गुलाम इतनी जुर्रत नहीं कर सकता कि अपनी मालकिन के इत्मीनान को धोखा देकर भागने की कोशिश करे। मैंने जवाब दिया। फिर वही मालकिन? रूपमती ने मुझे घूरा। वैसे जानकी तुम्हें याद तो आती होगी और उसके इस तरह भाग जाने पर खुशी भी हुई होगी। जानकी से मेरा कई बरसों का साथ था। उसने कई मर्तबा मेरी खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी और अब तक जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, उसे मैं आसानी से नहीं भूल सकूंगा। और जहाँ तक उसके भाग जाने का ताल्लुक है तो मुझे ये खबर सुनकर वाकई ही खुशी हुई है। मैंने खामोश होकर उसकी तरफ देखा। अब मेरी दुआ है कि वो दोबारा गलत हाथों में ना पड़ गई हो और वो किसी महफूज जगह पर पहुंच गई हो। तुमने बताया था कि हिंदुस्तान में उसके खानदान के कुछ लोग मौजूद हैं। तुम्हारे ख्याल में पचकर में उसके लिए कोई महफूज जगह हो सकती है? रूपमती ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। वो बचपन में एक मर्तबा बनारस गई थी। मैंने जवाब दिया। अब मुझे मालूम नहीं कि बनारस पचकर से कितनी दूर है और ये कि पचकर में उसे कोई सहारा मिल सकता है या नहीं। बनारस हिंदुस्तान के दूसरे सिरे पर है, रूपमती ने कहा। और जहाँ तक सारे का सवाल है तो जानकी जैसी हसीन और जवान औरतों को कोई सहारा तलाश करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आती। वैसे ये अलग बात है कि वो सहारा किस कीमत पर मिलता है और कितना पायदार होता है। हम बातें करते हुए अंदर आ गए। उस वक्त एक मुलाजमा हाल में मौजूद थी। मैंने पहली मरतबा गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। उसकी उम्र 20-21 साल से ज्यादा नहीं थी। रंगत ऐसी गोरी की हाथ लगाने से मैली हो जाए। उसके चेहरे के नकूश आम हिंदुस्तानी औरतों से मुख्तलिफ थे, लेकिन उसके हसीन होने में कोई शुबा नहीं था। वो उठता हुआ शबाब थी। उसने हल्के नीले रंग का राजस्थानी घाघरा और उसी रंग की चोली पहन रखी थी। ये मुंदरी है, रूपमती ने मुलाजमा की तरफ इशारा करते हुए कहा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ इससे कह देना। मैं दूसरों को भी हदायत कर दूंगी। कोई भी मुलाजम या मुलाजमा तुम्हारी बात नहीं टालेगी। आओ पहले तुम्हें अपनी हवेली दिखाऊं। मैंने एक बार फिर मुंदरी की तरफ देखा। वो भी मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में हैरत थी और उलझन भी। हैरत शायद इस बात पर थी कि घर के पुराने मुलाजमों की भाग दौड़ उस गुलाम के हाथ में दी जा रही थी जिसे मालकिन आज ही खरीद कर लाई थी। मुंदरी के चेहरे के नकूश बता रहे थे कि ये हिंदुस्तानी तो नहीं है। उसे देखकर न जाने क्यों मुझे चांग साइन में पुलिस वुमेन रंग संत की बेटी सोनिया याद आ गई थी। वही जो गोल्डन ट्राई एंगल तक हमारे साथ गई थी और बाद में हिंदुस्तान आ गई थी। मुंदरी के चेहरे के नकूश बड़ी हद तक सोनिया से मुशाबत रखते थे। मुंदरी 100% हिंदुस्तानी है, रूपमती ने जवाब दिया। इसकी माँ तिब्बती थी और बाप पंजाब का सिख था। दोनों का इंतकाल हो चुका है। 3 साल पहले मैं एक काम से दिल्ली गई थी। वहां अपने एक रिश्तेदार के घर में इसे देखा। ये अगरचे थी तो मुलाजमा ही, मगर इसके साथ बहुत अफसोसनाक सलूक किया जाता था। वह इसे अपने साथ ले आई। उस वक्त से ये मेरे पास है। मैंने सारा घर इस पर छोड़ रखा है। बहुत भरोसे की और काबिल एतमाद लड़की है। मैं कुछ कहने की बजाय खामोशी से रूपमती के साथ चलता रहा। मुझे घूम फिर कर अपनी हवेली दिखाती रही। हवेली क्या थी? एक महल था। कई गुलाम थे और मुतअद्दिद कमरे। हर कमरा कीमती सादो सामान से आरास्ता था। ऊपर की मंजिल पर भी 4 कमरे थे जिनके आगे बहुत वसी टेरेस बना हुआ था। तकरीबन 1 घंटे में उस हवेली में घूमने के बाद मरकजी हाल में हम वापस आ गए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रूपमती का बाप एक छोटी सी रियासत का राजा था। रियासत खत्म होगी तो उसे हिंद सरकार की तरफ से वजीफा मिलने लगा। बाप और भाई के मरने के बाद सरकार से वो वजीफा अब रूपमती को मिलता था। नगद लाखों रुपए सालाना के अलावा सरकार की तरफ से और भी बहुत सी मराहत उसे हासिल थी। इनके अलावा उसे अपने स्वर्गवासी पति दरबान सिंह की तरफ से भी करोड़ों का विरसा मिला था। और ये सारी दौलत इतनी थी कि रूपमती के बाद उसकी आने वाली 2-3 नस्लें भी कोई काम धंधा किए बगैर ऐश की जिंदगी गुजार सकती थी। 12 बज चुके थे। हम एक बार फिर हाल में आ गए। दूसरी मुलाजमा हमारे लिए काफी बनाकर ले आई। उसका नाम कमला था। वो भी मुंदरी की तरह हसीन थी और उसकी उम्र भी 22-23 साल से ज्यादा नहीं थी। तीसरी मुलाजमा को मैंने शुरू ही में सिर्फ एक बार देखा था। उसके बाद वो नजर नहीं आई थी। जब मैं यहाँ आया था तो 2 हट्टे कट्टे मर्द मुलाजिम भी दिखाई दिए थे, लेकिन उनमें से भी कोई अभी तक एक मर्तबा भी अंदर दाखिल नहीं हुआ था। उन्हें शायद अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। काफी की चुस्कियां लेते हुए रूपमती राजस्थान के मुख्तलिफ राजवाड़ों के बारे में बताती रही। उसकी हर बात में एक नया इंकशाफ था।
तमाम राजवाड़े सरकार के दिए हुए वजीफों पर पल रहे थे। उनके पास दौलत की रैल पैल थी और करने को कोई काम नहीं था। उन्हें अयाशियों और आपस के झगड़ों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। कोई काम और कैसे करते। बातों के दौरान में मुझे अचानक ही तेज सिंह और धर्मेश का ख्याल आ गया। वो लोग हमसे कई घंटे पहले मंडी से रवाना हुए थे और मैं समझ रहा था कि वो हमसे पहले यहाँ पहुंच गए होंगे, लेकिन जब से हम यहाँ आए थे उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दिया था। मैंने रूपमती से उनके बारे में पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, 2-4 रोज तक तो वो मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाएंगे और जब आएंगे तो मेरे पैर चाटना शुरू कर देंगे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है उनके लिए अब मेरे पास कोई जगह नहीं। क्या इस तरह वो तुम्हारे दुश्मन नहीं बन जाएंगे? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। उनकी औकात ही क्या है। मैंने उन्हें गंदी नाली से उठाकर महल में पहुंचाया था। वो यहाँ ऐश करते थे। उन्होंने मुझसे बहुत कुछ हासिल किया, बड़ी लंबी चौड़ी जायदादें बना ली। वो अगर शराफत से रहेंगे तो उनके दिन अच्छे गुजर जाएंगे और अगर पर पुर्दे निकालने की कोशिश करेंगे तो मैं उन्हें मच्छर की तरह चुटकी में मसल दूंगी। वो चुटकी में मसले जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ परेशानियां तो पैदा कर सकते हैं। मैंने कहा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ना मैं बीच में आता और ना ये बदमजगी पैदा होती। उनके भी कुछ अपने ताल्लुकात होंगे। तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए वो दूसरों से भी मदद ले सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें उनसे ये दुश्मनी महंगी पड़ जाए। उनमें इतनी जुर्रत नहीं कि मेरे खिलाफ कोई ऐसा कदम उठा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे होते हुए मुझे किसी दुश्मनी की परवाह नहीं। मैंने तुम पर एतमाद किया है, यकीन भरोसा किया है और मैं वो खामोश होकर मेरी नजरों में झांकने लगी। और मैं किसी को पहचानने में कभी कोई गलती नहीं करती। धोखा और फरेब मेरी फितरत में नहीं है। मैंने जवाब दिया, मैं जानती हूँ। रूपमती मुस्कुराई। मंडी से रवाना होने से लेकर यहाँ तक तुम्हें बहुत से मौके मिले थे। जंगल में हमें जब रोका गया था और तुम्हारी हथकड़ी भी खुल गई थी तो तुम बड़ी आसानी से वहां से फरार हो सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। उसके बरक्स मुझे उन लोगों से बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। और जब मैं बेहोश हो गई थी और तुम मेरे दुश्मनों को भी खत्म कर चुके थे, उस वक्त भी तुम्हें भाग जाने का मौका हासिल था, मगर तुमने वफा पर आंच नहीं आने दी और फिर वही लम्हे को खामोश हो गई। उसकी नजरें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज थी।